वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएमए 151 लॉन्ग कोर्स की इनिशियल टेस्ट चल रही है और बहुत जल्द पाक एयरफोर्स और पाक नेवी की भी इनिशियल टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, वैकेंसीज अनाउंस होने वाली है। तो काफ़ी बच्चे जो है वो इनिशियल टेस्ट भी पास कर लेते हैं, फिजिकल और मेडिकल भी पास कर लेते हैं। इसकी हमने प्रॉपर प्रिपरेशन भी कराई हुई है, लेकिन इंटरव्यू में उनका पासिंग रेशियो काफ़ी कम होता है। यानी कि अगर बात की जाए कि पिछली बार हमारा एक स्टूडेंट था, उसने हमसे कांटेक्ट किया और कहा कि हम टोटल 27 स्टूडेंट्स थे और हम में से हाल ही 4 बच्चे पास हो गए। तो आप देख सकते हैं कि पासिंग रेशियो इंटरव्यू में कितना कम है। वजह क्या होती है कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती इंटरव्यू की, वो प्रॉपर तरीका नहीं जानते कि इंटरव्यू में जाना कैसे है, बैठना कैसे है, करना क्या है। तो जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी का जो इम्प्रेशन है वो काफ़ी बैड पड़ जाता है इंटरव्यूअर्स पर और वो इंटरव्यू देने से कासे रह जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपने इंटरव्यू के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है। ये टिप्स आपको हाल ही एयरफोर्स, पाक नेवी और पाक आर्मी में हेल्प नहीं देगी, बल्कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी जॉब के लिए जाएंगे तो उसके लिए भी ये टिप्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो गाइज, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को छोड़ना मत, एंड तक देखना और कहीं पर भी स्किप ना करना। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10 से 12 मिनट लूँगा आपके दिन के, लेकिन उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके अंदर जो इंटरव्यू के लिहाज से कन्फ्यूजन है और नर्वसनेस है वो सब दूर हो जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास टिप्स हैं इंटरव्यू के, हमारे पास कुछ टिप्स हैं। नंबर वन पे आता है बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन अल्लाह। सबसे पहली बात तो इंटरव्यू की ये होती है कि आपने खुद पर यकीन रखना है और अपने रब पर यकीन रखना है। नंबर टू पे हमारे पास जो बात होती है वो है स्टे कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट। आपने इंटरव्यू के दौरान कूल, काम और कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट रहेंगे आप तो आपके अंदर जो नर्वसनेस है वो खुद ब खुद ही दूर हो जाएगी। और आप कॉन्फिडेंट कब रहेंगे? जब आपके पास नॉलेज होगी एक इशू के बारे में, आपने इतना कुछ पढ़ा होगा जो आपके लिए इंटरव्यू में आसानी से आप पास कर लेंगे। और कॉन्फिडेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको बस सब कुछ आता है, आपने रट्टा लगाई हुआ है, ये चीज़ है वो चीज़ है तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। कॉन्फिडेंट बंदे के अंदर एक खुद ब खुद होता है। तो आपने अपने उस कॉन्फिडेंट को दिखाना है इंटरव्यू के दौरान। और इंटरव्यू के दौरान आपके सामने 2 या 3 बंदे बैठे होते हैं, तो आपने तीनों की तरफ नहीं देखना। जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है आपने कॉन्फिडेंटली उसकी आंखों में आंखें डालकर आंसर करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका इंटरव्यूअर पर। नंबर 3 पे हमारे पास आता है डोंट प्ले विद योर एक्सप्रेशंस, कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। अब इसका क्या मतलब है कि डोंट प्ले विद योर एक्सप्रेशंस। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के दौरान कंफ्यूज और नर्वस हो जाते हैं, तो वो खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशन चेंज करते हैं फेस की। कभी वो स्माइल कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, और कभी हाथ वाथ जेस्चर्स एंड मूवमेंट्स करते हैं फिंगर्स और बॉडी की। तो इस चीज़ से आपने परहेज करना है। आपने सीधा बैठना है। आपके चेहरे पर हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। आप जो भी आंसर करें स्माइल के साथ करें। ये कॉन्फिडेंट दिखाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। और जब आप ये चीज़ अप्लाई करेंगे अपने इंटरव्यू के दौरान तो कोई भी आपको नॉन रिकमेंड नहीं कर पाएगा। उन्हें पता लग जाएगा कि इस बच्चे के पास नॉलेज है, ये कॉन्फिडेंट बंदा है और ये वेल ड्रेस और वेल पर्सनैलिटी वाला बंदा है। तो वो आपको, ये आपका एक प्लस पॉइंट बन जाता है ना इंटरव्यू में। अब आपने कोशिश करनी है कि इंटरव्यू में आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्लस पॉइंट बने। प्लस पॉइंट इन अ सेंस कि आपने अपना एक्सप्रेशन उन पर अच्छा डालना है, इंप्रेशन अपना अच्छा डालना है। इंप्रेशन कैसे अच्छा डालेगा आपका? सबसे पहले, अब अगर आर्म फोर्सेस की बात की जाए तो सबसे पहले आप लोग से एक ऐसे टॉपिक लिखवाया जाता है, एक इंग्लिश में एक उर्दू में। अब उनसे उन जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं वो टोटली कंसेप्चुअल होते हैं। उससे आपकी माइंड का पता चलता है कि आप किस लेवल की स्टूडेंट है। वो जब वो ऐसे टॉपिक पढ़ लेते हैं उस लिहाज से फिर आपसे क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों ने काफ़ी बच्चों से सुना होगा कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमसे जनरल नॉलेज के इतने सवाल पूछे कि हमारा यहाँ तो पसीने ही निकल गए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे खाली फैमिली बैकग्राउंड का पूछा जाता है और वो आंसर करके वो वापस आ जाते हैं। और वही बच्चे पास हो जाते हैं जिनसे खाली फैमिली बैकग्राउंड का पूछा जाता है या फिर उनकी बायोग्राफी पूछी जाती है। जबकि दूसरे स्टूडेंट जिनसे ज़्यादातर इंटेलिजेंस से दूसरे सवाल किए जाते हैं वो नॉन रिकमेंड हो जाते हैं। वजह यही होती है कि उनका जो जिनसे फैमिली वाले सवाल पूछते हैं उनका वो ऐसे टॉपिक देखते हैं,
क्योंकि जनरल नॉलेज और बाकी जो करंट अफेयर के सवाल है वो आपका कंप्यूटराइज टेस्ट में चेक हो चुका है कि आप इस लायक है कि आप आगे जा सके। इंटरव्यू का मकसद यही होता है आपकी पर्सनैलिटी को जज करना और आपका कॉन्फिडेंट देखना, और वो पता लगता है आपके ऐसे टॉपिक पे, क्योंकि जो ऐसे का टॉपिक होता है वो टोटली कंसेप्चुअल होता है और वो कोई भी कर सकता है, लेकिन कुछ बच्चे वहां पर नेगेटिव थिंकिंग लिख देते हैं। और आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने पॉजिटिव रहना है इंटरव्यू के दौरान। तो उम्मीद है कि 3 पॉइंट की आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। नंबर 4 पे हमारे पास क्या आता है, टेक परमिशन बिफोर एंटरिंग द रूम, मे आई कम इन सर। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जाते हैं परमिशन लिए बगैर वहां पर खड़े हो जाते हैं चेयर के साथ और उसे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो ये एक बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है। आपने पहले डोर को नॉक कर लेना है। जैसे ही नॉक करेंगे तो आपने कहा है मे आई कम इन सर, परमिशन लेनी है। वो परमिशन देंगे तो आपने अंदर आना है, चेयर के साथ खड़े होके अस्सलाम वालेकुम सर बोलना है। और वो जब बोलेगा वालेकुम अस्सलाम, आपने तब तक नहीं बैठना जब तक वो आपको बोल नहीं देता कि हैव अ सीट। आप जैसे ही अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे वो आपको बोलेगा वालेकुम अस्सलाम, हैव अ सीट बेटा। तो जैसे ही ये बोलेगा आपने स्मूथली बैठ जाना है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि वो चेयर को पीछे लाने के चक्कर में आवाजें निकाल देते हैं चेयर की, तो एक बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है। आपने स्मूथली चेयर पे बैठ जाना है और कोई आवाज नहीं करनी। नंबर 5 पे आता है योर वॉइस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग क्लियर एंड ऑडिबल। अब ये इसका क्या मतलब है कि योर वॉइस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग क्लियर एंड, आपने अपनी आवाज को मजबूत और अच्छे उससे रखना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कि वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आपने गड़बड़ाना नहीं है, फजूल फजूल की बातें नहीं करनी, आपने अपनी आवाज को स्ट्रॉन्ग रखना है और आपकी जो वर्डिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। यानी कि आपका जो आंसर है वो टू द पॉइंट और क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे वो पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, तो आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूं। वैसे तो वो पहले ही बोल देते हैं कि आपने इन आंसर से परहेज करना है कि मैं अपने मुल्क को कौम के लिए कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि ये आंसर मोस्टली सभी बोलते हैं। आपने एक ऐसा आंसर देना है जो उन्हें सेटिस्फाई कर सके। अगर आपने कोई आंसर दे दिया और वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो मिडल या एंड पे आपसे ये कहते हैं कि आप व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी का आंसर चेंज करना चाहते हैं या नहीं। अब कुछ बच्चे यहां पर भी ब्लंडर कर देते हैं, वो अपना आंसर ही चेंज कर देते हैं, जिनसे उसका बैड इंप्रेशन पड़ जाता है और उनके नॉन रिकमेंड होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अगर जो भी आंसर दे दिया हो, लेकिन उस पर कड़ा रहना है, उससे पीछे नहीं हटना, बैकआउट नहीं करना। अपनी कमिटमेंट का बहुत ख्याल रखना है आपने इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि आर्मी में सबसे एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप बंदा अपनी बात पर और अपनी कमिटमेंट पर कड़ा रहे। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। नंबर 6 पे हमारे पास आता है इफ द इंटरव्यूअर शेक हैंड विद यू देन इट्स ओके, अदरवाइज जस्ट से अस्सलाम वालेकुम सर। अगर इंटरव्यूअर आपसे हाथ मिलाना चाहे, यानी कि खुद आपसे हाथ मिलाए, तो कोई बात नहीं, आप मिला ले। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करना तो आपने सिंपली अस्सलाम वालेकुम सर बोल के खड़े हो जाना है, फिर वो आपको बोल देगा कि हैव अ सीट सर। ये छोटी छोटी बातें हैं इंटरव्यू में, इनका काफी ख्याल रखा जाता है। नंबर 7 पे आता है हमारे पास डोंट सिट ऑन द चेयर अनलेस ही और शी टेल्स यू टू सिट। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपने तब तक नहीं बैठना है जब तक कि वो आपको खुद बैठने के लिए ना कहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि कुछ बच्चे नर्वसनेस और कॉन्फिडेंट लो होने की वजह से बस वो अस्सलाम वालेकुम बोलकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो जब तक वो आपको ना बोले आपने चेयर पर नहीं बैठना। नंबर 8 पे आता है डोंट स्टेयर एट द रूफ एंड वॉल एंड कीप फोकस ऑन द इंटरव्यूअर। अब इसका क्या मतलब है कि आपने इंटरव्यू के दौरान, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में ही आपको बता दिया था, कि आई टू आई कांटेक्ट रखना है। अब कुछ बच्चे होते हैं जब उनसे कोई आंसर पूछते हैं तो उन्हें वो आंसर नहीं आता होता, तो वो इधर उधर की बातें करते हुए कभी दीवारों की तरफ देखते हैं तो कभी दरवाजों की तरफ देखते हैं। आपने इस चीज से परहेज करनी है। यहां तक कि आपके जो 3 इंटरव्यूअर होते हैं, बाकी के 2 इंटरव्यूअर की तरफ भी नहीं देखना आपने। आपने सिर्फ अपने उस इंटरव्यूअर को देखना है जो आपसे क्वेश्चन कर रहा हो, और उसके आंखों में देखकर आपने आंसर करना है। इससे आपके कॉन्फिडेंट का पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। नंबर 9 पे हमारे पास आता है सिट विद योर लेग्स स्ट्रेट, डोंट सिट विथ क्रॉस लेग्स।
आपने एक दूसरे के ऊपर पाँव नहीं रखने, जैसे कि हम घर में मोस्टली बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं कि एक पाँव के ऊपर दूसरे पाँव को रखते हैं। आपने इस चीज़ से परहेज करना है। आपने डिसेंटली अपने दोनों पाँव को सीधा रख के बैठ जाना है और टेक नहीं लगानी। टेक इन अ सेंस इसलिए नहीं लगानी कि आपने सीधा होके बैठना है ताकि उन्हें पता लगे कि आप अटेंटिव हैं। नंबर 10 पे हमारे पास आता है यूर बैक मस्ट बी स्ट्रेट, बी अलर्ट एंड सिट डाउन इन अ रिलैक्स मैनर। अभी मैं बता चुका हूं कि आपकी जो कमर है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी कि आपको ज़्यादा टेक नहीं लगानी, आपकी कमर को स्ट्रेट होना चाहिए और आपने रिलैक्स मैनर, वही होता है कि आपने टेक नहीं लगानी। इसमें वही बातें हैं जो मैं पहले बता चुका हूं, यानी कि आपने सीधा होकर बैठना है और टेक लगाने से परहेज करना है। 11 पे हमारे पास आता है डोंट सिट विद बोथ हैंड्स होल्डिंग ईच अदर, कीप देम अपार्ट। अब आपने दोनों हाथ जोड़ के नहीं बैठना, दोनों हाथों को अलग अलग रखना है, यानी कि एक हाथ को एक पैर पे रख ले, एक हाथ को दूसरे पैर पे, या फिर आपको जैसा अच्छा लगे, लेकिन दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ जोड़े नहीं रखना है। नंबर 12 पे हमारे पास आता है यू विल बी आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन वेल। अब आपसे इंटरव्यू के दौरान ये बात लाजमी पूछी जाती है कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करें, अपना इंट्रोडक्शन कराएं। तो आपने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इंट्रोडक्शन में इधर उधर की बातें कर देते हैं और जो बातें करने की होती है वो नहीं करते, जिसकी वजह से काफ़ी बैड इंप्रेशन पड़ जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या करना है। नंबर 13 पे जो पॉइंट है हमारा वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंटरव्यू because it's your first impression on the interviewer. Avoid unnecessary details, stick to yourself only. Don't mention your family members, it will lengthen the intro and the interviewer will get bored. A to point introduction consists of 3 points. अब इतने बड़े पैराग्राफ में इन्होंने क्या कहा है कि इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इंटरव्यू का, क्योंकि आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है इंटरव्यूअर पर। अब जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपने अननेसेसरी यानी कि गैर जरूरी बातों से परहेज करना है, सिर्फ अपने बारे में उनको बताना है। यहां तक कि आपने अपनी फैमिली को और अपने फैमिली बैकग्राउंड को भी मेंशन नहीं करना, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन को काफ़ी लंबा कर देता है। आपने टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन देना है सिर्फ अपना, क्योंकि वो आपको बोलते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 30 सेकेंड्स या 1 मिनट, तो उसमें आपने सिर्फ अपने बारे में ही बातें करनी है कि मेरा नाम ये है, मेरी एज ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ। वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। अब ये 3 पॉइंट्स पे कंसिस्ट करता है, यानी कि डिपेंड करता है। नंबर 1 पे पर्सनल इन्फो, आपका पर्सनल इन्फो, आपने इन तीनों पॉइंट्स को कंसिडर करना है। जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो आपने सिर्फ इन्हीं तक रहना है। अब पर्सनल में आपने क्या करना है कि यूर फुल नेम, यूर फादर नेम एंड यूर सिटी अलोंग विद डिस्ट्रिक्ट। अब इसने आपने ये सिंपली, अब कुछ बच्चे होते हैं वो पर्सनल इनपुट की हेडिंग वगैरह नहीं देनी, आपने सिंपली बोलना है माय नेम इज़ डैश, माय फादर नेम इज़ डैश एंड आई बिलोंग टू पराचिनार, पेशावर, कुरुम एजेंसी या फिर कोहाट वगैरह। आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं आपने उसका नाम बता देना है। नंबर 2 पे क्या आता है, एजुकेशनल इन्फो includes info about your degrees. Order must be latest degree first and then move to the next recent one. That's it. Master's, bachelor, FSc, metric include the years of completion and institute NAP, marks obtained, total marks and percentage or grade. अब एजुकेशनल इन्फो में आपने क्या करना है। अच्छा, ये जो मैं टिप्स बता रहा हूँ ये आप ये ना समझे कि खाली आर्मी के लिए बता रहा है, एयरफोर्स, नेवी और दूसरे भी आप जब जॉब इंटरव्यू देने जाए तो इनको फॉलो करना है। तो ये ओवरऑल सब के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ें फॉलो करें। अब एजुकेशनल इन्फो में आपने क्या क्या बताना है। सबसे पहले तो आपने अपनी डिग्रीज के बारे में बताना है, और डिग्रीज का जो ऑर्डर होना चाहिए वो आपकी सबसे बड़ी डिग्री, फिर उससे छोटी, देन इसी तरह आते जाना है। जैसे कि अगर आप एक मास्टर की स्टूडेंट है, आपने मास्टर्स कंप्लीट किया है, तो आप इंटरव्यू में सबसे पहले अपनी मास्टर्स की डिग्री का जिक्र करेंगे, उसके बाद बैचलर्स की डिग्री का जिक्र करेंगे, उसके बाद एफएससी एंड देन मैट्रिक। अब ये डिग्रीज के जिक्र करते हुए आपने इन बातों का ख्याल रखना है।
आपने उनको अपना ईयर ऑफ कंप्लीशन बताना है, जैसे कि आपने अगर मास्टर्स किया है 2019 में, तो आपने बताना है आई हैव डन माय मास्टर्स इन 2019 फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशन, माय आई हैव डन, मैंने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल इतने थे और मेरा परसेंटेज या ग्रेड इतना बनता है। लेकिन अगर आप ये तीनों चीज़ें ना भी मेंशन करें तो आप सिर्फ खाली ये बता दे आई हैव, आप परसेंटेज का अगर बता दे तो ये बेटर होगा। ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स का अगर ना भी मेंशन करें तो वो भी चल जाएगा, लेकिन आपने अपना परसेंटेज का बताना है लाजमी। उसके बाद नंबर थ्री जो पॉइंट था उसमें क्या है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज includes information about the ongoing degree job if any and the course which you have applied for। अब नंबर 3 पे जो इंट्रोडक्शन को एंड करने वाला होता है उसमें आपने ये बताना होता है कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। उसमें इंफॉर्मेशन होती है आपकी ऑन गोइंग डिग्री की, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कोई डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि एमफिल या पीएचडी मास्टर्स वगैरह जो भी आप कर रहे हो उसको मेंशन करना है। लेकिन अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपने उसको मेंशन करना है, और अगर आपने किसी की चीज़ के लिए अप्लाई किया है तो उसके बारे में मेंशन करना है। तो ये तीन हमारे पास मेन एरियाज थे। इनका मैं आपको समरी बता दूं, नंबर 1 पे था हमारे पास पर्सनल इन्फो, नंबर 2 पे था एजुकेशनल इन्फो, और नंबर 3 पे था व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ अ डेज, यानी कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपने इन तीनों बातों का ख्याल रखना है। नंबर 14 पे हमारे पास आता है आंसर इन द सेम लैंग्वेज इन विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड। आपने उसी लैंग्वेज में आंसर करना है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि अगर वो आपसे उर्दू में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने आंसर भी उर्दू में ही करना है, या फिर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने आंसर भी इंग्लिश में ही करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए, अगर वो इंटरव्यूअर आपसे उर्दू में पूछ रहा है तो आप उन्हें इंग्लिश में जवाब नहीं देना, लेकिन वो बच्चे इंग्लिश में जवाब देते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उससे पता है वो उनको आपसे अच्छी इंग्लिश आती होती है, लेकिन वो आपको देखता है, आपकी पर्सनैलिटी देखता है कि आप कितने फ्लेक्सिबल है, आपको क्या क्या तरीके आते हैं। तो आपने इन तरीकों का ख्याल रखना है। नंबर 15 पे आता है इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी आंसर से सॉरी, सॉरी सर, अवॉइड गैसिंग। अब ये मैं हर वीडियो में इंटरव्यू जब मैं शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस तो बताता हूँ कि अगर आपको कोई आंसर नहीं आता या आप उस पर श्योर नहीं है तो आपने सिंपली सॉरी सर बोल देना है, गैसिंग नहीं करनी। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि वो उनको आंसर नहीं आता, लेकिन वो उनसे अगर किसी कंट्री का कैपिटल पूछा जाए और उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता तो वो पता नहीं कुछ भी बोल देते हैं, और जब वो उनसे पूछते हैं कि आर यू कंफर्म तो वो खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए कहते हैं कि जी हाँ यही आंसर है, मुझे 100% पता है। तो ये एक बैड इंप्रेशन पड़ता है, आपने इससे को अवॉइड करना है। नंबर 16 पे आता है ऑलवेज गिव द मोस्ट क्लोज आंसर टू एवरी मैथमेटिक रिलेटेड क्वेश्चन, डोंट स्किप इट। अब आपने मैथ्स के क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे वैल्यूज पूछी जाती है तो वो स्किप ही कर देते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस को। मैथ्स के क्वेश्चन में अगर आपका आंसर एग्जैक्ट ना भी आया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका मोस्ट क्लोज होना चाहिए। यानी कि अगर आंसर 20 आ रहा है तो आपका मोस्ट क्लोज यानी कि 19 या फिर 21 इसके बीच में आना चाहिए। यानी कि अगर आंसर 20 आ रहा है और आप 10 बता रहे हैं तो ये गलत आंसर होता है, आपने इस चीज को अवॉइड करना है। और आपने मैथ्स के क्वेश्चंस को कोशिश करना है कि स्किप ना किया करें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 17 पे हमारा आता है लुक इनटू द आईज ऑफ द इंटरव्यूअर व्हाइल आंसरिंग टू शो योर कॉन्फिडेंस। पर पहले पॉइंट में ही मैं ये बात बता चुका हूं कि आपसे जब कोई क्वेश्चन करे तो आपने सिर्फ उसी इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें देकर जवाब देना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस शो होता है। नंबर 18 पे आता है डोंट शेक योर हैंड और मूव हैंड्स व्हाइल एक्सप्लेनिंग। अब कुछ बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है कि आपने इस टॉपिक पर 2 या 3 मिनट बात करनी है, तो वो बात करते हुए आपने अपने हैंड्स को कोई मूवमेंट नहीं देनी। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनकी आदत होती है क्लास वगैरह या घर वगैरह में जब भी कोई बात करते हैं तो अपनी हैंड हाथों से उसका एक्सप्रेशन शो कर रहे होते हैं, तो आपने हाथों के और सर का जो मूवमेंट है वो नहीं करना, उससे अवॉइड करना है आंसर देते वक्त। नंबर 19 पे आता है डू नॉट लाफ इफ ही ट्राइज टू क्रैक अ जोक, जस्ट स्माइल। अब अगर वो इंटरव्यू में मोस्टली ऐसा होता है कि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो आपके साथ प्रैंक होने की कोशिश करते हैं, यानी कि फ्रेंडली करते हैं ताकि वो आपकी इनर पर्सनैलिटी को जज कर सके कि आप किस टाइप के बंदे हैं। अगर आप वो कोई जोक सुना दे तो आपने जैसा डेली लाइफ में हंसते हैं वैसा नहीं हंसना जोक पर, आपने सिंपल सा स्माइल दे देना है। जो मैं पहले पॉइंट में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपका सिर्फ छोटा सा फेस पे स्माइल होना चाहिए टोटल ओवरऑल इंटरव्यू के दौरान।
नंबर 20 पे आता है पर्सनल क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, डोंट गेट एंग्री, कीप योर कूल एंड आंसर विद लॉजिक। अब आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसा कि आपसे पूछा जाता है, मोस्टली ये सिचुएशंस आर्मी और एयरफोर्स और दूसरे में दिए जाते, जो कि हमारे स्टूडेंट्स ने हमारे साथ काफ़ी बार शेयर किए। तो कुछ बच्चों से पूछा जाता है कि अगर आप बाजार जा रहे हो और आपकी बहन को कोई छेड़ दे तो आप क्या करेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना वो गुस्सा आ जाता है और गुस्से वाले बंदे होते हैं, तो वो बोल देते हैं मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो आपने इसका आंसर जो डिसेंट सा है वो यही देना है कि मैं पहले चेक करूंगा कि वो बंदा मेंटली ठीक है या नहीं ठीक। अगर वो ठीक है और ऐसी हरकत करता है तो मैं जोर बाजू से उसे रोकूंगा। और कुछ बच्चे डिप्लोमेटिक बनने के लिए इसका आंसर क्या करते हैं कि मैं छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा। तो आपने ऐसा नहीं करना है, ये बगैरती होती है। और वो खुद भी बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो आपने ऐसा आंसर देना है जिसमें लॉजिक भी हो और पॉजिटिव भी हो। इसी तरह दूसरी भी आपसे सिचुएशंस के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जाए कि वो आप अगर आप आर्मी में आना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको किसी मिशन पर भेज दिया जाए और आपके वालिदैन आपको कहते हैं कि आप ना जाए इस मिशन पर, तो आप क्या करेंगे। तो इसका भी आंसर आपने लॉजिक के साथ ही देना है। यानी कि जो सिचुएशन क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से बाहर ले आते हैं। सिचुएशन क्वेश्चंस में कुछ एक्सट्रीम पर्सनल क्वेश्चंस भी होते हैं आपकी सिस्टर्स मदर्स के बारे में, तो आपने उस पर गुस्सा नहीं होना, लॉजिक के साथ आंसर देना है। क्योंकि जो भी वो सिचुएशन क्वेश्चन पूछते हैं वो उसका एक पॉजिटिव मैनर होता है और एक नेगेटिव। आपने नेगेटिव पर नहीं जाना, पॉजिटिव पर ही रहना है। यानी कि इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं कि आपने ओवरऑल इंटरव्यू में पॉजिटिव रहना है। नंबर 21 है डोंट प्ले विद योर ड्रेस टाई और शर्ट। आपने इंटरव्यू के दौरान अपनी ड्रेस टाई और शर्ट के साथ नहीं खेलना। खेलना इन अ सेंस कि आप कभी बटन टी करे, कभी टाई टी करे, तो कभी पैंट टी करे, इनसे आपने परहेज करना है। आपने स्ट्रेट और वेल ड्रेस होके बैठ जाना है। अच्छा, अच्छी ड्रेसिंग का इन सेंस इनिशियल इंटरव्यू जो होता है, वैसे अगर जॉब एसएसबी वगैरह में देखा जाए तो आपको थ्री पीस ही पहनना चाहिए, वो लाजमी होता है। लेकिन कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमारे पास ये थ्री पीस वगैरह नहीं है। इनिशियल इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ, आईएसएसबी की नहीं कर रहा। आईएसएसबी में आपको लाजमी ही थ्री पीस पहनकर जाना पड़ता है, क्योंकि वो आपका फाइनल सिलेक्शन राउंड होता है और कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि वो किसी भी गलती की वजह से रह जाए। लेकिन अगर इनिशियल इंटरव्यू की बात की जाए कि आप अगर शलवार कमीज वगैरह पहनना चाहे तो वो भी आप पहन सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी उसमें अच्छी दिखनी चाहिए। यानी कि इनिशियल इंटरव्यू में ड्रेसिंग इतना मैटर नहीं करता, बस आपने जो भी ड्रेसिंग की हो वो अच्छी हो, साफ सुथरी, और आपकी पर्सनैलिटी को उसमें अच्छा लगना चाहिए। लेकिन आपको मेंशन करता जाऊं कि अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाए या फिर आप आईएसएसबी के लिए जाए तो आपको वेल ड्रेस होके जाना ज़रूरी होता है, यानी कि थ्री पीस पहनना ज़रूरी होता है। नंबर 22 पे आता है शो पेट्रोटिज्म एंड डिटर्मिनेशन इन योर आंसर। अब अगर आप आर्मी, एयरफोर्स या फिर कोई दूसरे जॉब इंटरव्यू की बाद तरफ भी जाएं तो आपने खुद में एक खुबलवतनी और डिटर्मिनेशन, यानी कि आपको खुद को ऐसा जाहिर करना है कि आप बहुत ही मेहनती है। और अगर आप आर्म फोर्सेज में जाना चाहे तो आपको वतन के लिए मोहब्बत को उनको दिखाना है कि मैं अपनी वतन के लिए ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ और मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। लेकिन अगर आप किसी दूसरी जॉब इंटरव्यू के लिए जाए, जैसे कि प्रैक्टिकल किसी कंपनी में, तो आपने उस कंपनी के रिलेटेड अपनी लॉयल्टी और डिटर्मिनेशन को शो करना है। नंबर 23 पे हमारे पास आता है फर्स्ट थिंग देन आंसर, डोंट गिव द आंसर इंस्टेंटली बिकॉज दैट विल बी कंसिडर अ गैस, टेक योर टाइम इवन इफ यू नो द आंसर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपने पहले सोचना है फिर आंसर करना है। आपने ये नहीं करना अगर आपको कोई आंसर आता भी हो, यानी कि आपको 100% श्योर हो, फिर भी आपने जल्दी से इंस्टेंटली आंसर नहीं करना है। आपने थोड़ा सा सोच लेना है, हल्का सा 5 से 10 सेकंड सोच लिया करें, उसके बाद आंसर किए। क्योंकि जब आप डायरेक्ट आंसर करते हैं तो उन्हें लगता है कि आप कोई गेस कर रहे हैं, यानी कि तुक्का मार रहे हैं। तो आपने आंसर देते वक्त थोड़ा सा गैप रखना है और हल्की सी स्माइल भी फेस पर आपकी होनी चाहिए। तो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स थे इंटरव्यू की। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग की हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से आने वाले इस इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। और हमारे जो फेसबुक के दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टार भेजें ताकि हमारी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो गाइस, आज की वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू गाइस।